दूर गांव में मदन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी पूजा और बेटे बंटी के साथ रहता था। पूजा मदन की दूसरी पत्नी थी। बंटी जब साल भर का था तभी एक बीमारी के चलते उसकी मां का देहांत हो गया था। भले ही पूजा उसकी सौतेली मां थी, पर वह बंटी को अपने सगे बेटे जैसा ही प्यार करती थी। मदन एक फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन कंपनी में घाटा होने के कारण कंपनी को बंद कर दिया गया, जिस कारण मदन की नौकरी चली गई और वो दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। लेकिन मजदूरी का काम उसे कभी मिलता तो कभी नहीं, जिसके चलते उनके खाने का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चल पाता था। एक दिन मदन अपनी पत्नी पूजा से कहता है, पिछले एक हफ्ते से मुझे कोई काम नहीं मिला है। हर सुबह घर से यही सोचकर निकलता हूं कि काश आज कोई काम मिल जाए, पर शाम को खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो न जाने हमारा खाने का गुजारा कैसे होगा। आप परेशान मत होइए जी, अगर 4-5 दिन भी आपको काम मिल गया तो हमारे कुछ दिन तो कट ही जाएंगे। हाँ वो तो है, पर आजकल काम का बहुत अकाल पड़ा हुआ है। अगर हमारी फैक्ट्री बंद ना होती तो हमें इतना सोचना ही ना पड़ता। अब तो बंटी भी बड़ा हो रहा है। सोचा था उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूल से करवाऊंगा, लेकिन यहाँ तो उसके खाने पीने का ही इंतजाम ठीक से नहीं हो पा रहा। पता नहीं कब हमें इस रोज की किटकिट से छुटकारा मिलेगा। ये कहकर मदन फिर काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन सारा दिन घूमने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। कुछ दिन बाद मदन के बेटे बंटी का जन्मदिन आने वाला था। वो रोज अपनी माँ से कहता, माँ तुम्हें तो पता है ना मेरा जन्मदिन आने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, वो शुभ दिन भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो माँ क्या बाबा मेरे जन्मदिन पर मुझे साइकिल ला कर देंगे? उन्होंने मेरे पिछले जन्मदिन पर मुझसे वादा किया था। पूजा उसे दिलासा देते हुए कहती है, हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे पिता ने वादा किया है तो वो उसे जरूर पूरा करेंगे। पूजा बंटी को खुश करने के लिए उससे झूठ तो कह देती है, पर मन ही मन वो काफी चिंतित थी। काम ना मिलने की वजह से घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे, तो बंटी की साइकिल कहाँ से आती। शाम को मदन वापस घर आ जाता है। क्या हुआ जी, क्या आज कोई काम मिला? नहीं, सारा दिन धक्के ही खाता रहा, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। मेरी तरह ही कई और दिहाड़ी मजदूर खाली ही बैठे रहे। जल्द से जल्द कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही होगा जी, नहीं तो खाने की परेशानी तो होगी ही, साथ ही बेचारे बंटी का दिल भी टूट जाएगा। वो रोजाना मुझसे कहता है कि उसको अपने जन्मदिन पर साइकिल चाहिए। आपने उसको पिछले साल वादा किया था, लेकिन अगर काम ही नहीं मिलेगा तो फिर उसके लिए साइकिल कैसे लाएंगे? मुझे भी दिन रात यही चिंता सताती है, लेकिन क्या करूं? अगर कल मुझे कोई काम नहीं मिला तो मैं अपने किसी जानकार से कुछ पैसे उधार ही ले लूंगा, लेकिन बंटी के जन्मदिन पर उसे साइकिल जरूर दिलवाऊंगा। वो बेचारा कब से आस लगाए बैठा है। अगले दिन मदन सुबह सुबह ही काम के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। फिर वो थक हार कर अपने दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है, भाई क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मुझे रुपयों की बहुत जरूरत है, और तुम चिंता मत करो, मैं काम मिलते ही सबसे पहले तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। भाई तुम्हें तो पता ही है कि काम कितना मंदा पड़ा है, कहीं कोई काम धंधा नहीं है, और सच कहूं तो मेरे पास तो खुद कुछ दिनों का ही गुजारा बचा हुआ है। वो बहुत से लोगों के पास जाता है, पर उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिलते। वो उदास होकर मंदिर में जाकर बैठ जाता है। अब मैं क्या करूं? मैं अपने छोटे से बेटे की इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। हे माँ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। तभी वहाँ दो आदमी दूसरे गांव में सेठ के घर हुई चोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अरे भैया, सुना है उस सेठ के यहाँ से तो लाखों के गहने चोरी हुए। हाँ भाई, अब उस चोर के तो वारे न्यारे हो गए होंगे, जिसने इतने पैसे एक साथ कमा लिए। अब तो उसे उम्र भर कमाने की जरूरत नहीं। उनकी बातें सुनकर मदन के मन में विचार आता है, चोरी? अब तो मेरे पास भी यही एक रास्ता है कमाने का। अपने बीवी बच्चे का पेट पालने और अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अगर मुझे चोरी भी करनी पड़ी तो मैं वो भी करूंगा। हे माँ दुर्गा, मुझे माफ कर देना। मैं अपने छोटे से बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसीलिए चोरी करने जा रहा हूँ। फिर चोरी के इरादे से मदन वहाँ से उठकर चल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद उसे रास्ते में एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। वो वहाँ चोरी करने की सोचता है। ये मकान तो बहुत बड़ा है, इसमें तो काफी पैसे वाले लोग रहते होंगे। मैं मौका देखकर चुपचाप अंदर जाऊंगा और अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़े पैसे लेकर निकल जाऊंगा। मैं ऐसा काम कभी ना करता अगर मुझे अपने छोटे से बच्चे का ख्याल ना हो। देखो राजू, हम लोग शादी में जा रहे हैं और जल्दी ही वापस लौट आएंगे। तब तक तुम हमारी बेटी सिया का ध्यान रखना, उसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है? जी सेठ जी,
मैं बिटिया रानी का पूरा ध्यान रखूंगा। ये कहकर सेठ और सेठानी कार में बैठकर निकल जाते हैं। मदन उनकी सारी बातें सुन लेता है। लगता है ये किसी शादी में जा रहे हैं और घर में नौकर और इनकी बच्ची ही बचे हैं। चलो अब मेरा काम और आसान हो गया। इसके बाद मदन चुपके से पीछे के रास्ते से खिड़की से अंदर जाता है। वहां पहुंचकर उसे कोई नजर नहीं आता। वो मौका देखते ही चोरी की नीयत से सामने वाले कमरे में घुस जाता है। वहां अलमारी का लॉकर खुला हुआ होता है। दरअसल जल्दी में सेठानी लॉक लगाना भूल जाती है। मदन जब लॉकर खोलकर देखता है तो हैरान रह जाता है। उसमें ढेर सारे हीरे, जवाहरात और नोटों की गड्डियां रखी हुई होती हैं। बाप रे बाप, इतने सारे गहने और रुपए। इतने सारे गहने और रुपए देखकर मदन का सर चकरा जाता है, लेकिन वो उसमें से केवल अपनी जरूरत के अनुसार 10,000 रुपए निकालता है और लॉकर बंद करके चुपचाप उस घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर निकलते ही उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। उसकी आवाज सुनकर वो खिड़की के रास्ते वापस अंदर जाता है और कमरे में पहुंचकर वो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है। अंदर पूरे कमरे में आग लग चुकी होती है और एक 7 साल की लड़की जो अपाहिज होती है वो व्हील चेयर पर बैठी हुई रो रही होती है और अपने लिए मदद की गुहार लगाती है। वहीं राजू भी खड़ा होता है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो आग में कूद सके। राजू भी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, अरे अरे बचाओ बचाओ, कोई बिटिया को बचाओ। मदन ने झट से कंबल उठाया और बिना सोचे समझे उस आग में कूद गया और अपनी जान पर खेलकर सिया को उस कंबल में लपेटकर बाहर ले आया। फिर उस आग पर पानी डालकर उसे बुझा दिया। भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस अपाहिज बिटिया की जान बचा ली। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं सेठ सेठानी को क्या जवाब देता। सिया अभी भी बेहोशी होती है। राजू जल्दी से डॉक्टर को और सेठ सेठानी को फोन करके घर बुला लेता है और मदन से कहता है, तुम अभी यहीं रुको, हमारे सेठ सेठानी आते ही होंगे। कुछ ही देर में डॉक्टर और सिया के माता पिता घर पहुंच जाते हैं। बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक है, बस शॉक की वजह से बेहोश हो गई है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ ही देर में इसे होश आ जाएगा, लेकिन अगर कुछ देर और होती तो शायद इसे बचा पाना मुश्किल था। सेठ मदन से कहता है, तुम यहाँ हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए जिसने हमारी बच्ची की जान बचा ली, लेकिन तुम यहाँ आए किस लिए थे? सेठ जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। दरअसल मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था वो बंद हो गई थी, जिसके बाद मैं दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी चलाने लगा। लेकिन कुछ महीनों से बिल्कुल भी काम नहीं मिल रहा और घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। और आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसने मुझसे साइकिल मांगी थी, लेकिन अपनी आर्थिक तंगी के चलते मैं उसका यह सपना कैसे पूरा करता, और खाली हाथ घर जाने की मेरी हिम्मत ना हुई। बस इसीलिए चोरी के इरादे से मैं आपके घर आया था। फिर मैं यहां से जैसे ही चोरी करके निकल रहा था तभी मुझे इस बिटिया की आवाज आई। फिर मैंने खिड़की से अंदर का नजारा देखा तो मैं सब भूल गया और इसे बचाने के लिए आग में कूद पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए साहब, ये लीजिए आपके 10,000 रुपए जो मैंने चुराए थे। आप चाहे तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकते हैं। तुम तो एक बहुत अच्छे इंसान हो जो कि चोरी के इरादे से घर में आए थे, लेकिन बिटिया को परेशानी में देखकर तुमने अपनी परवाह नहीं की और उसको बचाने आग में कूद पड़े। तुमने तो अपने बच्चे के मुंह में आकर चोरी की, तो मैं भला तुम्हें पुलिस के हवाले क्यों करूंगा? अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरी तरफ से इनाम समझकर ये 50,000 रुपए रखो। इससे अपने बेटे के लिए साइकिल, खिलौने और नए कपड़े ले लेना। और ये तुम्हारी चोरी नहीं बल्कि इनाम के पैसे हैं। और हां, कल ही तुम मेरे ऑफिस आ जाना। तुम्हारी नौकरी मेरे ऑफिस में पक्की। अब हर महीने 15,000 वेतन दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। मदन की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो घर की ओर निकल पड़ता है और जाते जाते बंटी के लिए साइकिल, खिलौने, चॉकलेट्स और नए कपड़े ले जाता है। साथ ही पूजा के लिए भी सुंदर सी साड़ी खरीद कर ले जाता है और घर जाकर सारी बात पूजा को बताता है। वो सब बहुत खुश होते हैं। अब उनके दुख भरे दिन खत्म हो चुके थे। अन्नपूर्णा घर में अकेली रहती है। उसकी उम्र 50 साल है। उसका बेटा सुरेश अमेरिका में नौकरी करता है और वहीं पर एक गोरी मेम से शादी करके बस गया है। लेकिन वो अपनी माँ को पैसे नहीं भेजता है, इसीलिए अन्नपूर्णा बहुत गरीब है। उसके पास सिर्फ एक गाय है, उसका नाम है मालती। अन्नपूर्णा मालती का दूध बेचकर अपना पेट पालती है।
सुन मालती, तुझे पता है मेरा बेटा अमेरिका में बहुत बड़ी नौकरी करता है। वो जब लौट कर आएगा तब देखना मेरे लिए कितना कुछ लाएगा। अन्नपूर्णा की आंखों में बहुत सारे सपने हैं अपने बेटे को लेकर, लेकिन सुरेश उसकी माँ को कभी याद भी नहीं करता। कुछ दिन बाद शाम को अन्नपूर्णा जब खाने का इंतजाम कर रही थी, तब अचानक से वहाँ सुरेश अपनी विलायती बहू के साथ आता है। माँ, मैं आ गया हूँ। अपने बेटे को देखकर अन्नपूर्णा खुशी से पागल हो जाती है। अरे बेटा, तू अचानक से कैसे आ गया? वो बात यह है कि मेरी नौकरी चली गई है। अच्छा, इसीलिए माँ की याद आ गई। अब ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कुछ दिन घर पर आराम कर। सुरेश की बीवी का नाम रोजी है। वो कहती है, क्या हम यहाँ रहेंगे सुरेश, इस छोटे से घर में? कितनी बदबू है यहाँ पर। हाँ बहू, वो मेरी गाय है ना मालती, उसी के गोबर से थोड़ी दुर्गंध फैलती है। तो निकाल दो उस गाय को। अरे ऐसे कैसे निकाल दूं, उसी से तो मेरा पेट चलता है। सुरेश रोजी को मना लेता है। अन्नपूर्णा उन दोनों को अपना कमरा दे देती है और खुद घर के बाहर मालती के पास सोती है। अगले ही दिन से रोजी हल्ला मचाने लग जाती है। वो सुबह उठकर कहती है, इतनी देर हो गई फिर भी मुझे मेरी ग्रीन टी नहीं मिली, कहाँ है मेरी ग्रीन टी? सुरेश अन्नपूर्णा से कहता है, माँ क्या कर रही हैं आप? मेरी पत्नी विलायती है, उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। लेकिन अन्नपूर्णा को ग्रीन टी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो मालती के ताजे ताजे दूध से चाय बनाकर रोजी के पास ले जाती है। दूध से बनी चाय देखकर रोजी एक झटके में चाय का कप फेंक देती है। अन्नपूर्णा को बहुत बुरा लगता है। रात को रोजी सुरेश से कहती है, सुनो, मैं ऐसे यहाँ नहीं रह सकती। अरे रोजी, कुछ ही दिन की तो बात है, रह लो ना। नहीं, तुम्हारी माँ गवार है। ये घर तो तुम्हारे नाम पर है ना, इसे बेच दो और चलो किसी अच्छे से होटल में रहते हैं। अगले दिन सुरेश घर बेचने के बारे में अन्नपूर्णा को बताता है। अन्नपूर्णा रोते हुए कहती है, ये क्या कह रहा है बेटा, इस घर में तेरे बापू की यादें हैं। तभी वहाँ गांव के मुखिया चले आते हैं और कहते हैं, हाँ, ऐसे घर कैसे बेच दोगे तुम? तुम्हारी माँ कहाँ रहेगी फिर? वो सब हमें क्या पता, ये घर सुरेश के नाम पर है। हम ये घर बेचकर चले जाएंगे। आप होते कौन हो हमारे बीच में बात करने वाले? मुखिया जी बहुत अपमानित महसूस करते हैं। सुरेश घर बेच देता है और अपनी बीवी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों एक महंगे से होटल में रहने लगते हैं और इधर अन्नपूर्णा अपनी प्यारी गाय मालती को लेकर रास्तों पर निकल पड़ती है। वो बहुत उदास है और उसकी आंखों में नमी है। ये क्या हो गया भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे खुद के बेटे ने मेरे साथ धोखा कर दिया। अन्नपूर्णा बस दूध बेचती रहती है और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो उससे अपना गुजारा करती है। वो रास्ते में रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मालती एक दिन किसी के खेत में घुस जाती है और घास खाने लगती है। ये देखकर खेत का मालिक मालती को भगा देता है और अन्नपूर्णा को आकर धमकी देता है, देख बुढ़िया, तेरी गाय अगर मेरे खेत में दोबारा घुसी तो मैं इसे मार डालूंगा। कोई उपाय न देखकर मालती एक चाय की दुकान के पास जाती है। वहाँ चाय के पत्तों का ढेर पड़ा हुआ था। मालती वही खाने लगती है। वो बहुत सारे चाय के पत्ते खा लेती है। उसके बाद वाले दिन सुबह अन्नपूर्णा जब मालती से दूध निकालने जाती है तब एक चमत्कार हो जाता है। दूध के बदले चाय निकलने लगती है। अन्नपूर्णा चौंक जाती है। अरे ये क्या, मालती दूध में ही चाय दे रही है। गजब हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। कुछ ही देर में चारों तरफ ये खबर फैल जाती है और बहुत सारे लोग गाय से निकलने वाली चाय पीने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। अन्नपूर्णा एक कप चाय 10 रुपए में बेचती है। सब कुछ देखकर मालती के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। चारों तरफ हड़बड़ी मच जाती है। वाह, ये चाय तो कितनी स्वादिष्ट है, मुझे एक और कप दो। मुझे भी दो, इस बोतल में भी दो, मुझे घर ले जाना है। अन्नपूर्णा पूरा दिन चाय बेचती है। इस तरह एक दिन में वो हजारों रुपए कमा लेती है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपकी वजह से ये चमत्कार हो पाया है। मालती भी अपनी भाषा में भगवान को धन्यवाद देती है। कुछ महीने ऐसे ही चाय बेचकर अन्नपूर्णा बहुत अमीर हो जाती है और वो रहने के लिए शहर में एक घर खरीद लेती है। चाय बेचने के लिए एक दुकान भी खरीद लेती है और घर के बाहर एक खुली जमीन भी खरीद लेती है ताकि मालती आराम से टहलते हुए घास खा सके। ऐसे ही खुशी खुशी दिन बीतने लगते हैं, लेकिन उस तरफ सुरेश को कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। अब क्या होगा रोजी, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और घर बेचकर जो पैसे मिले थे वो भी खत्म होने को हैं। अब हम इस होटल में भी नहीं रह सकते। ये सुनकर रोजी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? गरीब भिखारी कहीं के,
शादी से पहले तो कितना कुछ बोलते थे, मगर अब एक होटल का भाड़ा भी नहीं दे सकते। तुम रहो अकेले, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ मतलब? तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं एक बेरोजगार इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, इसीलिए मैंने एक बॉयफ्रेंड पटा लिया था। वो मुझे लेने आ ही रहा होगा। इतने में होटल के बाहर एक लड़का कार लेकर आता है और रोजी उसमें बैठकर चली जाती है। रोजी को खोकर सुरेश पागल सा हो जाता है। उसके सारे पैसे भी रोजी लेकर चली जाती है। होटल से सुरेश को लात मारकर निकाल दिया जाता है। सुरेश अपने ही मन में कहता है, अब मैं क्या करूं? माँ के पास लौट जाऊं? नहीं नहीं, मैं माँ को अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? सुरेश पागलों की तरह रास्तों में घूमता रहता है और भीख मांगकर अपना पेट पालता रहता है। एक दिन घूमते घूमते उसे चाय देने वाली गाय के बारे में पता चलता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। वो लाइन में खड़ा हो जाता है और अपनी बारी आने पर कहता है, क्या आप मुझे एक कप चाय दे सकती हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सुरेश को देखकर अन्नपूर्णा तुरंत पहचान लेती है। अरे बेटा तू? माँ आप? अन्नपूर्णा सुरेश को गले लगा लेती है और रो पड़ती है। सुरेश भी रो पड़ता है। वो अपनी माँ को सब कुछ बताता है। सब कुछ सुनकर अन्नपूर्णा कहती है, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। माँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? एक माँ कभी अपने बेटे पर गुस्सा रह सकती है क्या? आजा बेटा, ये सब कुछ तेरा ही तो है। हमेशा याद रखना बेटा, माँ तो माँ ही होती है। माँ जैसा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सुरेश रोते हुए फिर से अपनी माँ को गले लगा लेता है। इसके बाद से सुरेश और अन्नपूर्णा मिलकर चाय बेचने लगते हैं। माँ बेटा मिलकर बहुत खुश रहते हैं। सुरेश को माँ की ममता और प्यार की कीमत पता चल जाती है और मालती खुशी खुशी चाय देकर इस परिवार का हिस्सा बनी रहती है। उर्मिला माधोपुर गांव में रहती थी। उसके पास पारो नाम की एक पालतू गाय थी। पारो उर्मिला के साथ पिछले कई सालों से है। पति के देहांत के बाद इसी गाय के सहारे उर्मिला ने अपने परिवार को चलाया। उसकी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर था। गांव के सभी लोग उर्मिला से ही दूध लेते थे। उर्मिला का बेटा शहर में पढ़ता था। वहीं उसे पूनम नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपनी माँ को बिना बताए पूनम से मंदिर में शादी कर ली। आज वो गांव वापस आने वाला था। उर्मिला बहन, 2 किलो कर देना दूध। 1.5 किलो मुझे भी देना। क्या बात है उर्मिला बहन, आज तो तुम बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। बात ही खुशी की है सरोज बहन, आज मेरा बेटा गांव वापस आ रहा है। बस जल्दी जल्दी काम निपटा कर उसी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊंगी। पता नहीं शहर में उसे क्या खाने को मिलता होगा और क्या नहीं। अच्छा तो ये बात है, चलो बहुत बढ़िया हुआ। कब से बेटे के बिना अकेले रहते रहते तुम उदास हो गई हो। अब वो आ जाएगा तो तुम्हारे साथ काम में भी मदद कर देगा। हाँ वो तो है। अरे आ रही हूँ पारो, तू क्यों आवाज लगा रही है? मैं जानती हूँ तू भी सूरज का नाम सुनकर बहुत खुश हो रही है। रुक, मैं अभी तुझे चारा डालती हूँ, फिर तो सूरज ही तुझे खिलाएगा। उर्मिला की गाय पारो अपनी आवाज में उससे बातें कर रही थी, मानो वो भी सूरज के आने की खुशी मना रही हो। शाम के समय सूरज आ जाता है, पर अपने बेटे के साथ बहू को देखकर उर्मिला को बहुत बुरा लगता है। माँ तुम नाराज मत हो, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। पूनम के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो चाहते थे कि हम ये शादी जल्दी से जल्दी कर लें, इसलिए मैं आपको बता ही नहीं पाया। पर अब मैं आपके साथ ही रहूंगा, आप चिंता मत करो। और माँ पूनम बहुत अच्छे स्वभाव की पढ़ी लिखी लड़की है, आप एक दूसरे को आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, देखती हूँ वो मुझे कितना समझती है। गांव के रहन सहन और शहर के रहन सहन में बहुत फर्क है बेटा। उर्मिला की तरह पूनम घर के कामकाज नहीं कर पाती थी। उसे तो घर का कोई भी काम करना नहीं आता था। सूरज, तुमने मुझे कहाँ लाकर पटक दिया है? मुझसे ये घर के काम नहीं होते। हमें शहर वापस चलना चाहिए। उस गाय का गोबर साफ करो, उसे चारा डालो, उसे नहलाओ, घर की लीपा पोती करो। ये सब करके तो बदबू के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। ऊपर से तुम्हारी माँ को माँ जी का नाटक करते हुए लहसुन प्याज ही काटती रह जाओ। कैसी बातें कर रही हो पूनम? यहाँ पर सारा कामकाज बना हुआ है। मैं तो यहाँ पर बढ़िया सी डेयरी खोलने की सोच रहा हूँ। दूध, घी, पनीर, दही और कुछ खास मिठाइयों की बहुत ही बढ़िया डेयरी खुल जाएगी। हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। शहर में घर का किराया, खर्चा पानी कितना ज्यादा है। वहां पर मुझे काम सेट करने में ही सालों गुजर जाएंगे। और जहां पर मेरा अपना खुद का घर का काम है,
हम शहर में क्या करेंगे? तुम्हें पता भी है हमारी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर है। सोचो हम कितना कमा लेंगे, और फिर हमारे यहाँ रहने से माँ को भी सहारा रहेगा। वो बेचारी अकेले काम नहीं संभाल पाती है। अच्छा तुम काम करो, मैं थोड़ी देर बाजार होकर आता हूँ। कह तो सूरज ठीक ही रहे हैं। शहर में काम करने के लिए पैसों की भी जरूरत होगी। यहाँ पर तो अपना मकान, अपना काम है, और फिर हमें तो पैसे कमाने से मतलब है। कुछ सालों में अच्छे पैसे कमा लिए तो बाद में शहर जाकर बस जाएंगे। पर मुझे किसी भी तरह से सासू माँ से अलग होना है, ताकि उस गाय पर मेरा कब्जा हो जाए। पता नहीं, माँ जी तो बहुत चालाक है, कितने पैसे अपने अंदर करके बैठी होंगी। पूनम को पता था कि सूरज गांव में ही काम बढ़ाने वाला है, इसलिए वो अलग होने के रास्ते ढूंढने लगी। सूरज, सुबह से काम कर करके मैं थक गई हूँ। मेरे आने के बाद माँ जी ने घर के सारे काम मेरे ही जिम्मे डाल दिए हैं। गाय को नहलाना, धुलाना, गोबर साफ करना, चारा डालना, सारी देखभाल तो मैं करती हूँ। और दूध बेचने के टाइम पर माँ जी गल्ला लेकर तखत पर खुद बैठ जाती हैं। ऐसे थोड़ी होता है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मैं इतना काम कर रही हूँ तो फिर मैं अलग ही रहूंगी। मुझे माँ जी के साथ नहीं रहना। और हाँ, उस गाय पर मेरा हक है। मुझे तो बस बंटवारा चाहिए, गाय का बंटवारा। पूनम इतनी जोर जोर से चिल्लाकर ये बात कह रही थी कि उसकी बात उर्मिला के साथ साथ पड़ोसियों ने भी सुन ली और सब वहाँ आ गए। बहू, बंटवारा? वो भी मेरी पारो का? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम जानती ही क्या हो पारो के बारे में? उसे मैंने बहुत प्यार से पाला है, उसकी देखभाल की है। तुम मेरी पारो को एक दिन भी रख कर तो दिखाओ, वो तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रहेगी। हाँ हाँ, इस गाय की देखभाल मैं कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। पर एक शर्त है, आप बीच में दखलंदाजी नहीं करोगी। मैं जैसी मर्जी गाय की देखभाल करूं, आप उससे दूर रहोगी। सूरज, अगर आज बंटवारा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर शहर चली जाऊंगी। माँ, अगर पूनम चाहती है तो आप उसे गाय दे क्यों नहीं देती? उसे एक बार कोशिश करने तो दो। कहीं ऐसा ना हो आप दोनों के झगड़े में मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाए। सूरज बेटा, एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चों का घर खराब हो। अगर बहू की यही इच्छा है तो आज से मैं अपनी पारो बहू के हवाले करती हूँ। उर्मिला बहन, इतने सालों से हम देख रहे हैं पारो को तुमने बहुत लाड प्यार से पाला है। कहीं ऐसा न हो बंटवारे के चक्कर में एक निर्दोष जानवर परेशान हो जाए। सब गांव वाले भी क्या समझाते। पूनम तो बंटवारे की जिद पर अड़ गई थी और ऐसा ही हुआ। गाय अब पूरी तरह से पूनम के हवाले थी। सूरज गांव में डेयरी खोलने की व्यवस्था के काम से शहर चला जाता है। पूनम तो आलसी थी, उसने गाय के प्रति लापरवाही दिखाना शुरू कर दिया। वो सुबह उठकर ना तो गाय का गोबर साफ करती थी, न उसे नहलाती धुलाती थी, और न ही उसे समय पर चारा देती थी। इसी कारण गाय के आसपास बदबू फैलने लगी और मक्खियां, मच्छर, कीड़े मकोड़े आने लगे। गाय को समय पर चारा नहीं मिलता था, वो कमजोर हो गई। पूनम सारा दिन सोती रहती और खाती पीती रहती। गाय ने दूध देना भी बंद कर दिया। एक दिन गाय बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ये देखकर पूनम घबरा गई। सूरज उसी समय शहर से आया और वो भी घबरा गया। उसने उर्मिला को आवाज लगाई। उर्मिला दौड़ती हुई अपनी पारो के पास आई और बिलख बिलख कर रोने लगती है। पारो, पारो उठ, देख देख, मैं तुझे आवाज लगा रही हूँ। पूनम, पारो की देखभाल की जिम्मेदारी तुमने ली थी ना, फिर उसका ये हाल कैसे हो गया? मुझे माफ कर दो सूरज, गलती मेरी ही है। मेरे कारण पारो आज इस हालत में है। मैं सचमुच माँ जी की तरह पारो की देखभाल नहीं कर सकी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। उर्मिला दौड़कर चारे के पास जाती है और चारे को उठाकर पारो के आगे रखती है। पारो को उर्मिला के स्पर्श का एहसास होता है, वो थोड़ा सा हिलती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। उर्मिला अपने हाथों से पारो को चारा खिलाती है। पारो खुशी खुशी ढेर सारा चारा खा लेती है, मानो वो कब से उर्मिला के हाथों से ही चारा खाना चाह रही थी। पूनम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उर्मिला से माफी मांगती है। कुछ दिनों में पारो फिर से ठीक हो जाती है। अब सूरज ने भी गांव में एक बड़ी डेयरी खोल ली थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों सास बहू मिलकर पारो की देखभाल करने लगती है। पारो भी अब बहुत खुश थी।